नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बीएस राजावत आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, 1 फरवरी को केंद्र सरकार ने अपना जो बजट है प्रस्तुत किया है। निर्मला सीतारमण जो कि भारत की वित्त मंत्री है, इनके द्वारा बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। निर्मला सीतारमण जी का 88 मिनट का जो बजट भाषण रहा है और जो बजट से संबंधित प्रावधान हैं उनके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, 2023-24 का जो बजट सेंट्रल बजट रखा गया है, इसमें सरकार ने जो सभी वर्ग है उसको साधने का प्रयास किया है। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो आगामी चुनाव हैं उनको ध्यान में रख करके ये बजट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, इस वर्ग में आप देखें तो इस वर्ग में जो हमारे समाज के वयोवृद्ध लोग हैं उनको भी साधने का प्रयास किया है। जो हमारे समाज के वयोवृद्ध लोग हैं उनके लिए पहले बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि 15 लाख रुपए थी, जिसको बढ़ाकर के 30 लाख रुपए तक कर दिया गया है, यानी इस राशि को दुगना कर दिया गया है। इस प्रकार से जो हमारे समाज का जो वयोवृद्ध वर्ग है, बुजुर्ग वर्ग हैं, इसको इस बजट में साधने का प्रयास किया है। इसके अलावा आप देखें तो आधारभूत ढांचा है, इसके विकास पर भी इस बजट में फोकस किया गया है और आधारभूत ढांचे के विकास के माध्यम से जो समाज का पूंजीपति वर्ग है उस पूंजीपति वर्ग को साधने का प्रयास है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। इसी प्रकार से आप देखें तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इस प्रधानमंत्री आवास योजना का जो बजट है इसको पिछले बजट की अपेक्षा इसमें 66% की वृद्धि की गई है, 66% इसको बढ़ा दिया गया है और ये 69,000 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। तो इससे जो समाज का अल्प आय वाला वर्ग है, चाहे वो गरीब वर्ग है या शहरी क्षेत्रों में आवास लेने वाला वर्ग है, उसको मिलने वाली सब्सिडी है, इसके माध्यम से इस वर्ग को भी इस बजट में साधने का प्रयास है वो किया गया है। इसके अलावा आप देखें तो समाज का जो अति धनिक वर्ग हैं उसको भी इस बजट में कुछ राहत दी गई है। दोस्तों, पिछले बजट में 5 करोड़ से अधिक की जो आय है उस पर सरचार्ज जो कि पहले 37% हुआ करता था उसको घटा करके इस बजट में 25% कर दिया गया है। इस तरीके से जो समाज का अति उच्च आय वाला वर्ग है उसको भी इस बजट में खुश करने का प्रयास किया है, साधने का प्रयास किया है। फिर आप देखें तो हमारा टैक्स स्लैब है, इस टैक्स स्लैब में 8 वर्षों में बदलाव किया गया है। 8 वर्षों से हमारा टैक्स स्लैब बिल्कुल सेम चल रहा था, उस टैक्स स्लैब में इस बार बदलाव किया गया है और पहले जो कर मुक्त आय सीमा थी वो 2.5 लाख रुपए वार्षिक थी, उसको बढ़ाकर के 3 लाख रुपए वार्षिक कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के जो मध्यम वर्ग हैं, नौकरी पेशा वर्ग हैं, उसको कर में राहत दे करके उस वर्ग को भी इस बजट में साधने का प्रयास है वो किया गया है। तो देखेंगे ओवरऑल इस बजट की बात करें तो ये ओवरऑल हमारा बजट है वो संतुलित बजट रहा है। संतुलित का मतलब है सभी वर्गों को इसमें लाभ पहुंचाने का प्रयास है वो सरकार के द्वारा किया गया है। स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, आधारभूत ढांचे का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, महिला सम्मान निधि पत्र हो, इन सब के माध्यम से सभी वर्गों को साधने का प्रयास है वो सरकार के द्वारा किया गया है। हाँ, इस बजट में एक जो बड़ी कटौती है वो मैं मनरेगा पे कह सकता हूँ, क्योंकि मनरेगा का बजट है, पिछले बजट में आप देखें तो मनरेगा के लिए आवंटित राशि है वो 73,000 करोड़ रुपए थी, जिसको इस बजट में घटा करके 60,000 रुपये करोड़ कर दिया गया है, जो एक बहुत बड़ी कटौती है वो मैं कह सकता हूँ। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का वर्तमान समय में अगर सबसे अच्छा कोई साधन है तो वो मनरेगा है। तो मनरेगा पे सरकार के द्वारा जो 33% की कटौती की गई है, ये एक बहुत बड़ी कटौती के रूप में इसको देखा जा सकता है। तो दोस्तों, ओवरऑल
सेंट्रल बजट की हमने बात की। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण डाटा है एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान में रखना है कि इस बजट में राजकोषीय घाटा है वो हमारी जीडीपी का 5.9% है, वो रखने का लक्ष्य रखा गया है। एक तो ये बात ध्यान रखना कि केंद्रीय बजट 2023-24 में हमारा जो राजकोषीय घाटा है उसको कितना रखने का अनुमान रखा गया है। डाटा हमारे एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना राजकोषीय घाटा है ये 5.9% रखने का अनुमान रखा गया है। दूसरी बात जो इस बजट में हमारे एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान में रखनी है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कर मुक्त आय सीमा कितनी है। तो केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार आप देखें तो 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वो कर मुक्त थी, और आपके 23-24 के बजट में जो कर मुक्त आय है इसको 3 लाख रुपए कर दिया गया है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर ध्यान रखना कौशल विकास का कौन सा चरण इस बजट में शुरू किया गया है। तो ध्यान रखना इस बजट में कौशल विकास का जो चरण है 4.0 है वो इस बजट में शुरू किया गया है। ये भी आपको अपने एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखना है। फिर दोस्तों ध्यान रखना, हमारे को ध्यान रखना है कि एनीमिया जो है इस पे कब तक नियंत्रण रखने का लक्ष्य है इस बजट में रखा गया है। तो एनीमिया पे 2047 तक नियंत्रण रखने का लक्ष्य है वो इसमें रखा गया है। अगर बात की जाती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो आवंटित राशि है वो कितनी है, तो 69,000 करोड़ जो रुपए 69,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए किया गया है। ध्यान रखना प्रधानमंत्री आवास योजना का जो बजट है या आवंटित राशि है वो पिछले बजट की अपेक्षा 66% अधिक है। हाँ, मनरेगा में जरूर ध्यान रखना, मनरेगा के लिए जो बजट 2022-23 था उसमें आवंटित राशि जो कि 73,000 करोड़ रुपए थी उसको घटा करके इस बजट में 60,000 रुपये करोड़ कर दिया गया है, जो लगभग 33% की गिरावट को दर्शाता है। तो ये केंद्रीय बजट की महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनके ऊपर हमने चर्चाएं की है, और हमारे एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से सवाल इसमें बन सकते हैं उसके ऊपर भी हमने बात की है। दोस्तों आज के पेपर में आपने देखा होगा कि जूनियर अकाउंटेंट हैं, इसके जो पद हैं वो 4,911 कर दिए गए हैं और बहुत जल्द इसकी वैकेंसी आने वाली है। तो जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको बिना अपना समय बर्बाद किए बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए और अपनी कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी ही ये वैकेंसी है वो रिलीज़ होने वाली है। और पता है अधीनस्थ बोर्ड का एग्ज़ाम का जो ट्रेंड आपने देखा है, बहुत जल्दी एग्ज़ाम ये बोर्ड के द्वारा करवा लिया जाता है। तो आपको अपने समय का बिल्कुल भी समय न गंवाते हुए आपको अपनी तैयारी में जी और जान झोंक देनी चाहिए। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। थैंक्स।